गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी का 2025 में प्री हिस्ट्री में जितने क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। और हिस्ट्री में जैसे लास्ट ईयर खास करके 7-8 साल से यूपीएससी में जीके में या जीएस में बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता था। 7-8 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछा जाता था। जैसे 2024 का भी मैं सोल्यूशन कराए थे, 2024 में भी क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन मैक्सिमम था। लेकिन 2025 में जो 25 मई 2025 को आईएएस का पेपर हुआ है उसमें काफी क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया है और क्वेश्चन कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन पूछा गया है। केवल असहयोग आंदोलन से आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया है, सविनय अवज्ञ आंदोलन से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, महाजनपद काल से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आप देखिएगा मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर चीनी यात्री जो है फैयान, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो उन सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। फिर दक्षिण भारत में जब आप जाइएगा, दक्षिण भारत में पल्लव वंश से क्वेश्चन है। फिर दक्षिण भारत में सबसे इंपॉर्टेंट काम किया गया था चोल वंश के द्वारा। चोल वंश के शासक जब सबसे प्रसिद्ध थे राजेंद्र प्रथम, जिन्हें उत्तर भारत में अधिकार किए थे, तो गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण किए थे और सबसे इंपॉर्टेंट उनका कार्य था जो 11वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। और उन्हीं के समय में खास करके देखिएगा, जब आप पढ़ेंगे तो हिंद महासागर एक झील की भांति कार्य करता था। वह जितनी भी था जावा का क्षेत्र, सुमात्रा का क्षेत्र, कंबोडिया वगैरह, इन सभी क्षेत्र, श्रीलंका, ये पूरे हिंद महासागर पर अधिकार चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। और ये जितने भी क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में हिस्ट्री का, वह पहले क्वेश्चन आ चुका है। जैसे अर्घट का पूछा गया, यह भी क्वेश्चन यूपीएससी में पहले पूछ चुका है। तो क्वेश्चन रिपीटेड ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन रिपीटेड है तो उससे रिपीटेड को उसमें ऑप्शन को बदलाव कर दिया गया, कुछ चेंज किया गया है। और यह वही लड़का बना पाएगा जो हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन को जान रहा है, जनरल है। इस तरह वो क्वेश्चन सभी एनसीईआरटी में भी मिलेगा आपको, एनसीईआरटी में भी इसका उल्लेख है। लेकिन आप जब देखेंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी पूछा गया, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल पूछा गया। तो कम से कम 2025 में 25 मई 2025 को जो पेपर हुआ है आईएएस का, उसमें कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन इस बार हिस्ट्री का रहा है, जो अभी तक का 5-7 साल में इतना क्वेश्चन नहीं पूछा गया था जो इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आपके सामने देखिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पर। इस क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे और इस क्वेश्चन के विषय में देखेंगे कि क्या क्या इसकी विशेषता है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, यह मैं लिख दिया हूं। 25 मई 2025 को आईएएस प्री हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और हिस्ट्री में बता रहा हूं कम से कम एंशिएंट से और मॉडर्न से काफी क्वेश्चन रहा है। नहीं तो दक्षिण भारत से 2 वंश में, एक पल्लव वंश है, दूसरा चोल वंश से क्वेश्चन पूछा है। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन नहीं है। फिर आप देखिएगा विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन नहीं है, बहमनी साम्राज्य से क्वेश्चन नहीं है, मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन नहीं है, मराठा से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आप जब देखेंगे मध्यकाल, तो मध्यकाल से क्वेश्चन नहीं है, जबकि एंशिएंट से 4 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया है, 4 से 5 क्वेश्चन। फिर आपको दक्षिण भारत दिएगा तो वहां से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आधुनिक भारत से सभी क्वेश्चन पूछा गया और केवल गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कम से कम आपको है 4-5-6 क्वेश्चन उससे जुड़ा हुआ है। तो एक एक क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। जो पहला क्वेश्चन है, देखिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आप जब भी पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता में जब आप पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वो मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो जो है, इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको है सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में स्थित है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और इसीलिए आप इसे याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है और मोहनजोदड़ो से ही पाया गया है एक नृत्य करते हुए लड़की की या महिला की एक मूर्ति पाई गई है। उस मूर्ति के आधार पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। और वो मूर्ति पूछा गया है किस से बनी हुई थी, तो मूर्ति कांसे की बनी हुई है। और इस मूर्ति की तुलना हम लोग करते हैं किसे, मदुरै। मदुरै आप पढ़ेंगे तो तमिलनाडु में है
और मदुरै में ही आपको नटराज की मूर्ति है जो वह कांसे की बनी हुई है। तो हम लोग इसकी तुलना भी करते हैं आपको, है जो है। पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी हुई है। कहने का मतलब हुआ कि मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति पाई गई है, डांसिंग करते हुए लघु मूर्ति पाई गई है एक लड़की का, डांसिंग गर्ल का, तो वह किस पदार्थ से बना हुआ है। तो यह आप याद रखेंगे, यह आपको कांसे से बनी हुई है। और सिंधु घाटी सभ्यता किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा कि नाचती लड़की की जो मूर्ति है लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी हुई है, आप इसे में याद रखिएगा, कांसे की बनी हुई है। इसके अलावा इस मूर्ति की तुलना जब आप देखेंगे, इस मूर्ति की तुलना मदुरै तमिलनाडु में नटराज की मूर्ति से की जाती है। इस मूर्ति की तुलना मदुरै तमिलनाडु के नटराज की मूर्ति से की जाती है। और नटराज की जो मूर्ति बना हुआ है, यह मूर्ति भी कांसे की बनी हुई है, कांसे की बनी हुई है। इसलिए बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाचती हुई लड़की का, डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति बना है वो आपको किसका है, तो कांसे की बनी हुई है। और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। पहला क्वेश्चन देखें, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की की मूर्ति, यह पाया गया है कहां से, मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर। इस मूर्ति की तुलना कहां से किया गया, तो आप याद रखिएगा, इस मूर्ति की तुलना नटराज की मूर्ति से की जाती है। और नटराज की मूर्ति जो है यह कांसे की बनी हुई है। ये भी एक डांसिंग करती हुई दिखाया गया है, इसीलिए हम लोग इसका कंपेयर करते हैं कांसे की, आपको है नाचती हुई लड़की की मूर्ति का। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, चीनी यात्री फैयान ने इनमें से किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री फैयान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फैयान से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह तो क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा गया है कि चीनी यात्री जो है फैयान किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड। गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त सेकंड, और चंद्रगुप्त सेकंड को ही कहा गया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसी को कहा गया है देवराज, और इन्हीं का नाम है देवगुप्त। तो आप इसमें याद रखिएगा, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, देवराज देवगुप्त के नाम से प्रसिद्ध है। ये आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो शासन काल था 380 से लेकर के 414 ईस्वी तक था इनका शासन काल। और इसी के शासन काल में आएगा फैयान। फैयान भारत कब आता है, 399 से लेकर के 412 ईस्वी तक ये रहेंगे भारत में फैयान। तो यह क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया कि फैयान। अच्छा, चीन के यात्री 3 है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारत आने वाला यात्री जो है वो फैयान है। दूसरा जो है यात्री है जिनका है वेनसांग, वो आएंगे हर्षवर्धन के समय में। और एक आते हैं और भी कीर्त सिंह। तो 3 यात्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फैयान जो है भारत आए तो भारत में इन्होंने बहुत सारा चीजों का वर्णन भी किए हैं जो यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके अलावा इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया है,
ये इनका एक पुस्तक है जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फैयान के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई है। तो फो क्यो की इनकी पुस्तक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फैयान ने बहुत सारी चीजों को और भी बताया, जैसे फैयान का यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया क्या है कि फैयान ने जब भारत आए तो इन्होंने बताया क्या कि किस प्रांत में या किस देश में शांतिपूर्ण शासन संचालित हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रांत। फैयान के द्वारा ही बताया गया है। फैयान ने भारत आने के बाद बताए हैं क्या कि भारत में या किस देश में शांतिपूर्ण शासन संचालित हो रहा था। तो उसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रांत में। इसके अलावा फैयान जो है भारत जब आए तो इन्होंने बताया क्या कि सिंध प्रांत में एक शूद्र वंश का राजा शासन कर रहा था। यह भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ चुका है। इसके अलावा फैयान एक मुद्रा का उल्लेख करेगा और वह मुद्रा है कौड़ी। कौड़ी और यह कौड़ी मुद्रा का उल्लेख करते हैं फैयान, जो गुप्त के समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने फैयान के संदर्भ में 3-4 फैक्ट बताए जो आप याद रखिएगा। एक तो इनकी पुस्तक याद रखिएगा फो क्यो की है। दूसरा मैं बताया क्या कि इनके द्वारा 2-3 चीज और भी बताया गया। किसके शासन काल में आया है? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड का कार्यकाल क्या है? 380 से लेकर के 414 के बीच में है। और चंद्रगुप्त सेकंड को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा गया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही देवराज के नाम से जानते हैं, इन्हें ही देवगुप्त के नाम से भी जानते थे। इनका 4 नाम है, इसलिए सभी याद रखिएगा, सभी का नाम चंद्रगुप्त सेकंड के ही नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा आप जब भी देखेंगे इन्हीं के शासन काल में भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री है जो फैयान है। फैयान कब आए? 399 में। भारत से कब जाएंगे? 414 में। और जब ये 412 ईस्वी में भारत से जाते हैं तो चीन की सरकार, जब ये चीन पहुंचते हैं तो चीन की सरकार इनको फांसी की सजा भी दे देते हैं। और इनके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? इसके अलावा 2-3 फैक्ट और भी इनका जो इंपॉर्टेंट है, ये बोलते हैं क्या कि भारत में मध्य प्रांत में शांतिपूर्ण शासन संचालित हो रहा था। मध्य प्रांत के विषय में बताएंगे। फिर बताएंगे क्या कि सिंध प्रांत में एक शूद्र वंश का राजा, मतलब सिंध देश में एक शूद्र वंश का राजा शासन कर रहा था। फिर इनके द्वारा एक चीज और भी बताया जाता है, कौड़ी नामक मुद्रा का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राचीन भारत में जो है इनके द्वारा बताया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत आने वाले पहले चीनी यात्री, दूसरे हैं वेनसांग, तीसरे इत्सिंग है जो इससे जुड़ा हुआ है। तो यह आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैंने और भी एक्स्ट्रा चीजें बताए हैं जो आप इसको देखें और इसे नोट भी कर लिया करें। जैसे मैंने लिखा नहीं हूं फिर भी आप नोट कर लेंगे कि सिंध प्रांत में एक शूद्र वंश का राजा शासन कर रहा था। मध्य प्रांत में शांतिपूर्ण शासन संचालित किया जा रहा था और इनके द्वारा एक कौड़ी मुद्रा का उल्लेख किया गया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। महाजनपद से यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। और एक मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सम्राट अशोक से। उस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। जैसा कि अशोक के अभिलेख से ज्ञात होता है, प्रादेशिक राजयुक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे? यह अशोक के अभिलेख में इसका उल्लेख है। और यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि किस लेवल पर यह अधिकारी काम करते थे? सम्राट जो अशोक के अभिलेख में इसका वर्णन है। ग्राम स्तर पर दे रहा है, जिला स्तर पर दे रहा है, प्रांतीय प्रशासन और केंद्रीय प्रशासन। तो ये जो प्रादेशिक और राज्युक्त जो होते थे वह मुख्य रूप से जिला स्तर पर कार्य करते थे। और जिला सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता था कि जिला की जनपद, जो आज की डेट में जो जनपद है, उस समय यह सभी प्रादेशिक राज्युक्त युक्त मिल करके प्रशासन संचालित करते थे। और इसी को जब आप पढ़ेंगे तो इस समय जब मेगास्थनीज आता है तो मेगास्थनीज भी एक अधिकारी का उल्लेख करता है, एग्रोनोमई का। और एग्रोनोमई जो था उस समय कमिश्नर से इसकी तुलना किया गया है। और सेम आपको बताया गया है कि वह जिला लेवल पर वह भी काम करता था, एग्रोनोमई। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, एग्रोनोमई। और यह किसने बताया है? मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक में। और यह कई होता थे जो कमिश्नरी के रूप में काम करता था, कमिश्नर। इसकी तुलना आज जो कमिश्नर कार्य कर रहे हैं
उससे इसकी तुलना भी किया गया है। तो ये जिला लेवल पर ही कार्य करते थे एग्रोनोमी, और इसी प्रादेशिक राज्यों और युक्तक से इसकी कंपेयर भी किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, यह जिला स्तर पर प्रशासन के कार्य करते थे जो ये अधिकारी संबंधित था। फिर महाजनपद से क्वेश्चन पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन भारत 600 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित युगमों पर विचार कीजिए। एक तरफ दे दिया गया प्रादेशिक क्षेत्र, इसको प्रादेशिक क्षेत्र कहिए या महाजनपद कहिए। और आप पढ़े होंगे महाजनपद टोटल कितना है, 16 है। और यह एक महाजनपद दे दिया और इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के बना दिया गया कि इस क्षेत्र में बहने वाली नदी पूछ दिया है। और यह क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे तो उस समय राजधानी वगैरह पूछा जाता था, लेकिन यह राजधानी जो है वही जो नदी जो इसके किनारे रहता है जो इंपॉर्टेंट है। अब इसे अस्मक है, अस्मक जो है दक्षिण भारत में था, गोदावरी नदी, और यह गोदावरी नदी जो है इसका यह सही सुमेलित है अस्मक। कंबोज, कंबोज जो था भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में था जो इससे जुड़ा हुआ है। अवंती, अवंती महानदी ये उज्जैनी का क्षेत्र है जो महानदी नहीं होगा बल्कि कौशल सरजू। इसमें दो, अब इसके बाद क्या क्वेश्चन में बताया गया, उपयुक्त में से कितने युग में सही सुमेलित है, सही बताना आपको है। इसमें एक तो आपको है अस्मक सही सुमेलित है, और दूसरा कौशल, कौशल जो सरजू नदी है, कौशल की राजधानी जो है श्रावस्ती है और यह अयोध्या के क्षेत्र में पड़ता है, यह सरजू नदी के किनारे है। तो यह दो इंपॉर्टेंट है इसका, तो केवल दो इसमें सही हो जाएगा। यह महाजनपद है और यह उसकी नदी है, जबकि अक्सर क्वेश्चन पूछता था कि महाजनपद और उसकी राजधानी, लेकिन राजधानी ही दिया हुआ है लेकिन यह नदी पूछ दिया है जो क्वेश्चन में घुमाया है। ये जो बिपाशा देख रहे हैं यह पुराना नाम दे दिया है, यह बिपाशा झेलम नदी को कहा गया है और बाकी 3 नया नाम पूछा है। तो आप इसमें याद रखिएगा कि इसका आंसर जो होगा केवल 2 होगा। दक्षिण भारत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था प्री में, और यह दक्षिण भारत से दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख दिया हूं, आप इसे एक बार देखें। क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत विलास, विचित्र चित्त और गुण भरा उपाधियां धारण की थी। उसमें ऑप्शन दे रहा महेंद्र वर्मन फर्स्ट, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम और सिंह वर्मन। इसमें जो उपाधि धारण किया गया था मत विलास का, वह महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा धारण किया गया था। और महेंद्र वर्मन जो था एक पल्लव वंश का शासक था, पल्लव वंश। और महेंद्र वर्मन का जो शासन काल रहा था 600 से लेकर के 630 ईस्वी तक था। महेंद्र वर्मन फर्स्ट के पिता का नाम सिंह विष्णु था। महेंद्र वर्मन फर्स्ट के पिता का नाम क्या था, सिंह विष्णु। और महेंद्र वर्मन के पुत्र का नाम था नरसिंह वर्मन फर्स्ट, और यह नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है 630 से लेकर के 668 ईस्वी तक शासन किया था। और ये जो थे पल्लव वंश के शासक थे। पल्लव वंश की जो राजधानी था, राजधानी कांची, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और कांची से ही शुरुआत माना जाता है भारत में, दक्षिण भारत में द्रविड़ जो है मंदिर कला शैली। पल्लव वंश के शासकों ने ही दक्षिण भारत में द्रविड़ मंदिर कला शैली प्रारंभ किया, और इस मंदिर कला शैली का जो विकसित रूप है वो चोल काल में देखने को मिलता है, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत बार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसमें याद रखिएगा कि प्राचीन भारत में इसमें जो उपाधि लिया गया मत विलास का, विचित्र चित्त का और गुण भरा का, यह महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा लिया गया है। और महेंद्र वर्मन जो फर्स्ट है वो पल्लव वंश का शासक था। महेंद्र वर्मन फर्स्ट के पिता का नाम था सिंह विष्णु, और महेंद्र वर्मन फर्स्ट के पुत्र का नाम था नरसिंह वर्मन फर्स्ट, जो पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ था, कांची, और इसी जगह कांची से ही शुरुआत माना गया है द्रविड़ मंदिर कला शैली।
और द्रविड़ मंदिर कला शैली में ही कांची से ही आपको है विभिन्न प्रकार का मंदिर मिलेगा। एक तो कांची में है जो कैलाशनाथ का मंदिर है, फिर महाबलीपुरम में मिलेगा। तो विभिन्न प्रकार का जो मंदिर कला का शुरुआत माना जाता है दक्षिण भारत में हुआ पल्लव वंश के शासनकाल में। और इसमें जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट है एक चालुक्य शासक थे, चालुक्य शासक जिसका नाम था आपको है खास करके सेकेंड जो थे पुलकेशिन सेकेंड, यह जो चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकेंड से यह पराजित हो गए थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट। तो आप इसमें याद रखिएगा कि इसका आंसर जो होगा वो महेंद्र वर्मन फर्स्ट होगा। और यह दक्षिण भारत से क्वेश्चन पूछा गया है पल्लव वंश से। फिर दक्षिण भारत से अगला ही क्वेश्चन पूछा गया है जो वह है द्रविड़ मंदिर कला की शुरुआत पल्लव वंश के शासकों ने किया। और द्रविड़ मंदिर कला का जो विकसित रूप है वह चोल के समय में देखेंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है चोल से, और ये चोल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है राजेंद्र फर्स्ट। इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्र तटवर्ती राज्य श्रीविजय, मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के विषय में बताया जा रहा है, श्रीविजय के विरुद्ध जिसका शासन मलय प्रायद्वीप में सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। और वह कौन शासक था? राजेंद्र प्रथम था। राजेंद्र प्रथम का शासनकाल 1014 से लेकर के 1044 ईस्वी तक रहा था। और राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में ही जो हिंद महासागर था एक झील की भांति बन गया था। और चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक में से माना जाता है राजेंद्र प्रथम को। क्यों? क्योंकि राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत पर भी विजय प्राप्त किया था। और चोल का यह पहला शासक है, यह दक्षिण भारत का यह प्रथम शासक था राजेंद्र प्रथम, जिसने उत्तर भारत अर्थात गंगा नदी के तटवर्ती राज्यों पर हमला किया था, यह आक्रमण किया था। इसीलिए राजेंद्र प्रथम ने एक उपाधि धारण किया था गंगे कोंड चोलपुरम का। गंगे कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण करने वाला दक्षिण भारत का वह कौन सा राजा है? तो आप याद रखिएगा राजेंद्र फर्स्ट है। और राजेंद्र फर्स्ट के पिता का नाम था राजा राज फर्स्ट। और राजा राज फर्स्ट ने ही चोल की जो राजधानी है जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि इनकी जो है सबसे राजेंद्र फर्स्ट की जो पिता थे राजा राजा फर्स्ट, उन्होंने तंजौर में जो सबसे तंजेश्वर मंदिर कहिए, बृहदेश्वर मंदिर कहिए, यह और उसी को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और चोल साम्राज्य की जो राजधानी था वह तंजौर था। और द्रविड़ मंदिर कला की सबसे सर्वश्रेष्ठ, ये सबसे उत्कृष्ट मंदिर कहा जाता है बृहदेश्वर मंदिर को। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजेंद्र फर्स्ट के पिता थे राजराजेश्वर, यह राजा राज फर्स्ट के द्वारा किया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड और भी आप याद रखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें जो और भी ऑप्शन दिया है इसमें अमोघ वर्ष है, यह राजपूत के थे, प्रतापरुद्र काकतीय थे। इसमें जो और भी दिया गया जैसे काकतीय के दे दिया गया मध्यकाल का, ये विष्णु शर्मा दे दिया होयसल का आपको है मध्यकाल का। इसमें राजेंद्र जो है फर्स्ट, ये सच में इंपॉर्टेंट है। यह दक्षिण भारत में हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों पर आक्रमण करके एक हिंद महासागर को एक झील की तरह बना दिए थे, जो कहा जाता है कि आधुनिक काल में इसी प्रकार हिंद महासागर को झील की भांति कार्य किया था। कौन? ब्रिटिश सरकार ने, ये ब्रिटिश कंपनी ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन एग्जाम में कहीं भी पूछा जा सकता है। इससे और भी रिलेटेड है कि दक्षिण भारत का वह कौन सा शासक है जो उत्तर भारत में हमला किया था गंगा नदी के, तो है राजेंद्र फर्स्ट। और उसने कौन सी उपाधि धारण किया था? गंगे कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण किया था। हम लोग 7वां नंबर की क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी में 25 मई 2025 को पूछा गया। यह क्वेश्चन पूछा गया मध्यकाल से। मध्यकाल के 800 से लेकर के 1200 पीरियड के बीच में क्वेश्चन पूछा गया। और इस क्वेश्चन के आंसर यदि आपको देखना है तो आप 11th क्लास का एनसीईआरटी जो पुराना एनसीईआरटी उसको आप पढ़े। यह क्वेश्चन आईएएस में बहुत बार पूछ चुका है। और यह आईएएस में जब सब्जेक्ट होता था फ्री में हिस्ट्री वगैरह, तो हिस्ट्री में काफी क्वेश्चन पहले पूछा गया है। और ये आईएएस में ही नहीं, आप पीसीएस का कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा तो यहाँ पूछा जाता है। ये 800 से 1200 के बीच का पीरियड है। और इसमें आप एनसीईआरटी 11th क्लास का जो है सतीश चंद्रा, उस बुक को पढ़ेंगे तो इसका आंसर क्लियर आपको मिल भी जाएगा। तो इसीलिए आप याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन रिलेटेड है सिंचाई व्यवस्था से संबंधित है।
ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और एग्रीकल्चर को आपको देखने के लिए आर्थिक टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो आर्थिक टॉपिक में यह मिलेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास का एनसीईआरटी सतीश चंद्रा की बुक में, पुराना वाला एनसीईआरटी में आपको यह उल्लेखित मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। सिंचाई में काम आने वाले अर्घटा नामक उपकरण क्या था? अब इसमें 4 ऑप्शन दे दिया है, इसी ऑप्शन की खेल है पूरा इसमें एग्जाम में जो पूछा जाता है। तो आप इसमें याद रखिएगा, पहला ऑप्शन बनाया है एक घिरनी पुली से खींचा जाने वाला चमड़े का बना पानी का थैला। ये चमड़े का बना पानी का थैला तो आंसर इसका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन बनाया गया है बी, एक बड़ा चक्का जिसकी अराव स्पोक्स के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे होते थे। एक मिट्टी का पात्र बंधे होते थे जिसमें पानी निकालने में हम लोग प्रयोग करते हैं, और ये बहुत ही प्राचीन काल से पद्धति चला आ रहा है। मध्य काल में इसका हम लोग प्रयोग भी किए हैं। मध्य काल से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 800 से लेकर के 1200 के बीच में। यह पात्र से बंधा, यह इंपॉर्टेंट है और आंसर आपका यह बी होगा। फिर भी हम लोग आगे के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बैलों के द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का एक बड़ा पात्र, यह आंसर नहीं होगा, बैलों के द्वारा यह खींचा नहीं जाता था। नेक्स्ट, सीधे हाथों से ही रस्सी द्वारा खींचा जाने वाला बड़ा जल डोल, यह भी आंसर नहीं होगा। तो आप इसमें याद रखिएगा, अर्घट्टा जो है वह एक बड़ा चक्का होता था और उसके मिट्टी का एक पात्र बंधे होते थे, उसी से यह पानी को प्राचीन आपको है मध्य काल में इसका प्रयोग काफी सिंचाई व्यवस्था में किया गया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर देखने के लिए आप 11th क्लास के एनसीईआरटी का बुक में देख सकते हैं, जो आर्थिक सेक्शन का टॉपिक होगा। लास्ट में हम लोगों ने देखे थे 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछा गया है 25 मई 2025 को। तो 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यह मध्यकाल का क्वेश्चन है और यह यूरोपियन के आगमन के संबंध में। यह 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से बहुत सारे फल वगैरह लाए थे, उसी फल के संबंध में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए। पहला दिया है पपीता, दूसरा दिया अनानास और तीसरा दिया है अमरूद। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कितने 16वीं 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था। अच्छा, ये बोल दिया किया कि पपीता, अनानास और अमरूद उपर्युक्त में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था। क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है। अच्छा, अब इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है, केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो इसमें आप जब भी पढ़ेंगे तो यह तीनों आंसर होगा, सभी तीनों लाया गया था। इसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा पपीता, अनानास और अमरूद, ये तीनों ही फल जो है किसके द्वारा भारत में लाया गया था, पुर्तगालियों। और इस तरह का क्वेश्चन ये पहली बार नहीं पूछ रहा है, इससे पहले भी पुर्तगालियों के द्वारा जो भी लाया गया है उन सभी के विषय में इससे पहले भी क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। पहले जो सब्जेक्ट होता था हिस्ट्री प्रीलिम्स में रखने के लिए, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता था। बस उसी तरह के क्वेश्चन ये पूछा गया यूपीएससी में कि पुर्तगालियों ने भारत में जो फल लाए था वो कौन कौन से फल लाए थे 16वीं 17वीं शताब्दी में। तो आप इसमें याद रखिएगा, तीनों फल लाया गया था, पपीता उन्हीं के द्वारा, अनानास और अमरूद, तीनों ही आपको है लैटिन अमेरिका या दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र से लाया गया था। अभी तक हम लोगों ने जो देखे थे वो एंशिएंट टाइम में देखे थे, एंशिएंट का हम लोगों ने देखे क्वेश्चन। उसके बाद मीडिएवल का देखिए, मीडिएवल का ही क्वेश्चन है आपका। अब जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो मॉडर्न का, मैक्सिमम जो है मॉडर्न का क्वेश्चन पूछा गया है। और मॉडर्न से क्वेश्चन जैसे असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन है 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। 9th नंबर क्वेश्चन, चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए। चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को
विधिक प्रतिरक्षा लीगल डिफेंस प्रदान की थी। कहने का मतलब यह हुआ था कि चौरी चौरी घटना कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 में। कहा हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि 24 पुलिस कर्मियों को ये पुलिस जितने भी थे पुलिस, उनको एक थाना में कैद कर दिया गया था, एक थाना में बंद कर दिया गया था और उसके बाद उस थाना को जला दिया गया था, जिसके कारण वह सभी मारे गए थे। और असहयोग आंदोलन जो था वह हिंसक हो गया इसी कारण, और इसी हिंसक के कारण ही एक जो ब्रिटिश सरकार इसके बाद सभी नेताओं को गिरफ्तार करेंगे, ये जितने भी ये असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे उन सभी को गिरफ्तार करने का ब्रिटिश सरकार एक मुहिम चलाएगा और बहुत सारे को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाएगा। जब वो जेल में डाला जाएगा तो उन्हीं को जेल से निकालने के लिए एक लीगल डिफेंस बनाया गया था और वह लीगल डिफेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें याद रखिएगा चौरी चौरी घटना कब हुआ है, तो 5 फरवरी 1922 को, और यह असहयोग आंदोलन के संबंध में है। नन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। और इस असहयोग आंदोलन पर मैं अपने चैनल पर वीडियो डाले हुए हैं, आप जाकर के वहां देख सकते हैं असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन का कारण क्या है, असहयोग आंदोलन कहां से शुरू किया गया, असहयोग आंदोलन को आईएनसी ने किस विशेष अधिवेशन में अनुमति दिया, फिर वार्षिक अधिवेशन में अनुमति दिया, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या था, और उसी कार्यक्रम के आधार पर देखिएगा अभी एक क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे असहयोग आंदोलन से संबंधित। फिर असहयोग आंदोलन का महत्व क्या रहा है, फिर असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी हत्याकांड होगा तो किस प्रस्ताव से इसे समाप्त किया जाएगा, बारदोली प्रस्ताव। मैंने उस वीडियो में पूरा डिटेल से समझाए हैं, आप उस वीडियो को जाकर के देखिएगा। और वहां जितने भी मेंस में क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है या पीसीएस लेवल पर क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन का आंसर, जैसे महत्व पूछा तो आप महत्व सेक्शन उठा सकते हैं, बहिष्कार पूछा है बहिष्कार सेक्शन से आप उठा के आंसर लिख सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और नन कॉपरेशन मूवमेंट जो है इंडिया का फर्स्ट पीपुल्स मूवमेंट है, यह इंडिया का फर्स्ट आप कहेंगे कि जन आंदोलन है, जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया जाएगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। इसी आंदोलन के बाद आईएनसी में विभाजन होता है और वह विभाजन होने के बाद कुछ लोग महात्मा गांधी के आंदोलन पर विश्वास नहीं करेंगे, जिसमें CR दास है, मोतीलाल नेहरू है, विठल भाई पटेल है। फिर वो लोग अलग एक पार्टी बनाएंगे, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इससे जुड़ा हुआ है। तो आप इसमें याद रखिएगा कि चौरा चौरी जो घटना हुआ है इसमें लीगल डिफेंस प्रदान की गई है। और इसमें कौन कौन लीगल डिफेंस में शामिल थे, पहला ऑप्शन दिया हुआ है CR दास, नहीं CR दास नहीं थे। हाँ, इसमें और भी याद रखिएगा कि जब असहयोग आंदोलन को, जब ये चौरी चौरा हत्याकांड होता है तो इसके बाद नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, तो पहला नेता जिन्हें गिरफ्तार किया जाएगा वह चित्तरंजन दास और उनकी पत्नी जो थी बसंती देवी को। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसमें पहला ऑप्शन जो दिया हुआ CR दास, दूसरा ऑप्शन दिया है मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत, यही आपका आंसर होगा बी। मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत जो थे इन्होंने लीगल डिफेंस प्रदान किए थे लोगों को। किसने विधिक प्रतिरक्षा प्रदान की, तो आप याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत। इसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू नहीं होंगे और हसन निजामी नहीं होंगे, ये मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं होंगे। तो ये आप याद रखिएगा चौरा चौरी हत्याकांड में क्वेश्चन पूछा गया है कि बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा प्रदान की, तो आप याद रखिएगा 2 व्यक्ति थे जिनका नाम है मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत। मदन मोहन मालवीय की पर्सनालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मदन मोहन मालवीय जब आप पढ़ेंगे तो इन्हीं के द्वारा जो बनाया गया 1916 में BHU है, और ये BHU से पहले इसका सेंट्रल स्कूल था जो एनी बेसेंट बनाई थी। और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से भी मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो मदन मोहन मालवीय कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो इससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन पूछा गया गांधी जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, और ये क्वेश्चन इससे पहले आप जब सब्जेक्ट का पेपर उठाएंगे, मैं बता रहा हूँ कि हिस्ट्री का जब आप सब्जेक्ट उठाएंगे प्रीलिम्स का पहले जो 2011 का पहले पेपर होता था यूपीएससी में सब्जेक्ट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछ चुका है।
और उसी क्वेश्चन को इसने क्या किया, यूपीएससी ने थोड़ा सा घुमा करके रिपीट कर दिया है। तो यह आपका है क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है कि गांधी जी ने विख्यात राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिए थे। एक नारा दिए थे महात्मा गांधी, उस नारा को आप याद रखिएगा कि राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिए थे। अब इसमें ऑप्शन दे रहा है, पहला ये ऑप्शन दे रहा है चंपारण सत्याग्रह के समय, नहीं। दूसरा, दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय, दांडी में सार्वजनिक रूप से नमक कानून का विरोध करेंगे और नमक निर्माण करेंगे। और इसी समय महात्मा गांधी यह नारा देते हैं कि राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। तीसरा जो आप दिया ऑप्शन लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दिया, आपका होगा नहीं। और इसके भारत छोड़ो आंदोलन, ये दोनों नहीं होगा, बल्कि होगा दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय। तो यह यूपीएससी का क्वेश्चन में जो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल जो है वह एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं बार बार कहता हूं कि एनसीईआरटी 6th क्लास से 12th क्लास का पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और उसमें भी 3 सब्जेक्ट का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। इकोनॉमी का आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ये 3 सब्जेक्ट एनसीईआरटी का आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी पर यदि आपका कमांड है तो ये सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन, और उसके अलावा PYQ लास्ट ईयर का जो भी क्वेश्चन है वो यूपीएससी का आपको प्रैक्टिस करना है। उसी के आधार पर ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन से 3 क्वेश्चन पूछा गया था इस बार यूपीएससी में प्री के एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन तो अभी असहयोग आंदोलन से मैंने डिस्कस किए, 2 अभी जो बोर्ड में आप देख रहे हैं दोनों ही असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया है। इसमें केवल और केवल क्या है, आईक्यू का प्रयोग करना है। यदि आप एनसीईआरटी 11th 12th क्लास का बिपिन चंद्र का अच्छा से यदि आपने अध्ययन किए हैं तो क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया है। और जो मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ कि वीडियो आप देखिए जा करके, उस वीडियो में मैंने असहयोग आंदोलन का 2 कार्यक्रम बताए हैं, एक रचनात्मक कार्यक्रम और एक बहिष्कार कार्यक्रम। तो अभी जो क्वेश्चन एक आएगा देखिएगा वो बहिष्कार कार्यक्रम के संबंध में है, और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th में, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 2 कथन दे दिया गया और उस कथन में बोला जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। प्रथम कथन में दी गई, कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध एवं शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज्य प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। यह कथन 100% सही है, क्योंकि महात्मा गांधी ने स्वराज्य की प्राप्ति करने के लिए शांतिपूर्ण तरीका को ही अपनाने की बात किए थे, अहिंसावादी नीति को अपनाने की बात किए थे। क्योंकि महात्मा गांधी के आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, सत्य और अहिंसा पर आधारित आंदोलन है। पहला ही लाइन लिखेंगे, सत्य और अहिंसा पर आधारित महात्मा गांधी का आंदोलन है। तो यह आपको शांतिपूर्ण तरीके से, और वैध, सत्य, वैध वही मैंने सत्य बोला, यहाँ पे वैध लिखा हुआ है, और शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसापूर्ण तरीके से स्वराज प्राप्त करने का उनका मुख्य उद्देश्य है। केवल यूपीएससी ने क्या किया कि थोड़ा सा शब्द में बदलाव कर दिया है। तो महात्मा गांधी का जो आंदोलन का जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वह सत्य और अहिंसा पर आधारित है। तो ये आप याद रखेंगे। और उसी में यह पहला स्टेटमेंट दे दिया, कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध एवं शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज प्राप्त करना उसका मुख्य उद्देश्य है। यह स्टेटमेंट सही 100%। नेक्स्ट, इसे स्वराज प्राप्त करने का उसका उद्देश्य है, इसे चरणों में, मतलब ये जो आंदोलन होगा वो विभिन्न चरण में लागू करने की बात किया गया था, जिसमें इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे। सविनय अवज्ञा और इसमें कर का भुगतान नहीं करने का वह अगले चरण में रखा गया था। केवल तब जब स्वराज्य 1 वर्ष में, मैं आप जाकर के वीडियो देखिएगा, मैंने उसमें एक स्टेटमेंट लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले यूपीएससी में कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में 1 वर्ष में देश की आजादी के लिए बोले हैं कि भारत 1 वर्ष में देश स्वतंत्र हो जाएगा, 1 वर्ष में स्वतंत्र होगा, वह असहयोग आंदोलन में नारा दिए थे। तो वही चीज यहाँ लिख रहा है, तब जब स्वराज्य
एक वर्ष में प्राप्त ना होता है और सरकार दमन पर उतर आती है। तो इसमें दो स्टेटमेंट दे दिया और इसी स्टेटमेंट में बोला कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ये दोनों कथन जो है सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। और वीडियो जाकर के आप देखिए, और उस वीडियो में पूरा डिटेल से बताए हैं महात्मा गांधी के आंदोलन की। अलग से मैंने जितने भी गांधी का मैंने वीडियो डाले हैं उसमें गांधी के आंदोलन की विशेषताएं भी बताए हैं, महात्मा गांधी के जीवन चरित्र बता चुके हैं, महात्मा गांधी का जो जीवन चरित्र से लेकर के जो जो आंदोलन है वह सभी में डिस्कस किए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी पत्रिका पुस्तक सभी चर्चा किए हैं। क्वेश्चन का आप याद रखिएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर असहयोग आंदोलन पर है, और ये असहयोग आंदोलन में देखिए कार्यक्रम के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। तो कार्यक्रम मैंने बोल रहा हूँ क्या कि 2 है उनका कार्यक्रम, एक तो रचनात्मक कार्यक्रम और दूसरा बहिष्कार कार्यक्रम। और उसी कार्यक्रम में रचनात्मक कार्यक्रम का मतलब क्या है? रचनात्मक कार्यक्रम का अर्थ है कि रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देना, जैसे आपको है राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना, जैसे कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, जैसे आपको हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, हरिजन उत्थान पर कार्य करना, ये सभी क्या है? आपको है महिलाओं के उत्थान पर कार्य करना, ये सभी क्या है? रचनात्मक कार्यक्रम के रूप में आ जाएगा। तो इसी में दिया है रचनात्मक कार्यक्रम कौन सा है और बहिष्कार कार्यक्रम कौन कौन सा। इसी के संदर्भ में लोग स्टेटमेंट देखना है। पहला स्टेटमेंट दे दिया है, न्यायालयों का और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करना, सही है ये स्टेटमेंट। अहिंसा का कठोर अनुपालन होना चाहिए, यह भी सही है स्टेटमेंट आपका। तीसरा स्टेटमेंट क्या लिख रहा है? उपाधियों एवं सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण करना नहीं। कहने का मतलब है कि उपाधियों का बहिष्कार करना है, सम्मानों का बहिष्कार करना, सार्वजनिक उपयोग ना करते हुए प्रतिधारण करना नहीं। यह स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। महात्मा गांधी ने आपको उपाधियों का बहिष्कार करने के लिए बोले थे, सम्मानों का बहिष्कार करने की बात कहे थे, तो यही तो बहिष्कार कार्यक्रम। बहिष्कार कार्यक्रम क्या है? न्यायालय का बहिष्कार करना, ब्रिटिश कॉलेज, ब्रिटिश विश्वविद्यालय, ब्रिटिश कार्यालय का बहिष्कार करना, ब्रिटिश उपाधि का बहिष्कार करना, ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार करना। यह नहीं कि ब्रिटिश वस्तुओं का आप सम्मान कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप में कर रहे हैं और फिर प्रतिधारण कर, नहीं, ऐसा स्टेटमेंट नहीं होगा। आपको बहिष्कार है तो बहिष्कार, जैसे ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं, न्यायालय का बहिष्कार कर रहे हैं, इसके अलावा आप कर रहे हैं बहुत सारी चीजें, जैसे में आप कर सकते हैं कार्यालय का, ब्रिटिश कार्यालय का बहिष्कार कर रहे हैं, ब्रिटिश विश्वविद्यालय का बहिष्कार कर रहे हैं। तो क्या है? बहिष्कार कार्यक्रम के तहत रखा गया था। फिर नेक्स्ट जो दिया है, विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना करना, यह भी सही है। पंचायत की अवधारणा किसका है? महात्मा गांधी का है। जब भी मैं पॉलिटी में अनुच्छेद 40 पढ़ाते हैं तो मैं बोलता हूँ कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेद 40 में रखा गया है ग्राम पंचायत का गठन, यह महात्मा गांधी की अवधारणा है। और गांधी का एक स्टेटमेंट भी बहुत ही फेमस है, जब गांव का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा, यदि गांव का विकास नहीं होगा तो राष्ट्र का विकास नहीं होगा। तो ये गांव के विकास करने के लिए क्या, पंचायत के संबंध में स्थापना करने की बात की। तो इसमें आपको है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं होगा? 3 वाला स्टेटमेंट सही नहीं होगा, और इसका आंसर केवल 1 नहीं, केवल 2 नहीं, बल्कि इसका 3 आंसर होगा। सी आपका आंसर होगा, जो इंपॉर्टेंट है। तो असहयोग आंदोलन से 3 क्वेश्चन पूछा गया है इस बार सिविल में, और ये मॉडर्न इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो इससे जुड़ा हुआ है, जो है आप मेरा उसमें वीडियो भी जाके देख सकते हैं। वीडियो में टोटल चीजें बता रहा हूँ आपको, है कांग्रेस का मैं अधिवेशन सभी बता चुका हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है, गरम दल के नेता के विषय मैंने डिस्कस कर चुके हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो आप जाएं और उसको देखें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। 25 मई 2025 को आईएएस का पेपर का डिस्कशन कर रहे थे, जो हिस्ट्री से संबंधित है क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने 12 तक देखे थे, है ना। ये 13वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। 13वें नंबर क्वेश्चन जो है ये गांधी के बाद जो 1930 के बाद जो आंदोलन चलता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जब
गांधी इरविन समझौता होता है, फिर इसके बाद आपको है फिर सेकंड फेज में आंदोलन शुरू होता है। इसी में आपको आगे चल करके जब आप पढ़ेंगे तो पूना समझौता होता है। और पूना समझौता कब होता है? सितंबर 1932 में। किसके बीच में? तो महात्मा गांधी के बीच में और अंबेडकर के बीच में। इस समझौता का कराने वाले दो नेता हैं, एक है मदन मोहन मालवीय, दूसरा हेमा जयकर है। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है डायमेंशन। निम्नलिखित में से किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे, अस्पृश्यता या छुआछूत का ये क्या कर रहे थे? सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में से उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे। अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया। अब यह स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का कि जो छुआछूत था, जो अस्पृश्यता था, उसको विरोध करते रहे, उसके लिए उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, राजनीतिक और सामाजिक जो भी कार्यक्रम करते थे वह हरिजनों के उत्थान को शामिल करते रहे, निश्चय किया। यह किस घटना के बाद घटित हुआ था? तो पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आप याद रखिएगा पूना समझौता के बाद महात्मा गांधी हरिजन उत्थान के लिए लगातार कार्य करेंगे जो इससे जुड़े हुए हैं। इसीलिए इसके बाद वह हरिजन के नाम से एक पत्रिका भी निकालते हैं और हरिजन उत्थान के कार्यक्रम को पूना समझौता के बीच होने के बाद, पूना समझौता जब होता है तो इस पुणे समझौता से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पुणे समझौते के समय महात्मा गांधी जो है किस जेल में बंद थे? तो पुणे के यरवदा जेल में बंद थे। और ये किसके बीच समझौता होता है? सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में होता है। और ये समझौता किसके द्वारा करवाया जाता है? मीडिएटर कौन है? तो दो व्यक्ति मीडिएटर है, एक मदन मोहन मालवीय, दूसरा हेमा जयकर। तो आप याद रखिएगा पूना समझौता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी आधुनिक भारत से ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चरल से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पालुस्कर द्वारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था? एक व्यक्ति का नाम दिया हुआ विष्णु दिगंबर पालुस्कर द्वारा 1901 में ये कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था 5 मई 1901 में स्थापित किया गया था। कहाँ? पहला दे रहा ऑप्शन में दिल्ली नहीं होगा, दूसरा ग्वालियर भी नहीं होगा, तीसरा उज्जैन भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा लाहौर। तो 5 मई 1901 को प्रथम गंधर्व महाविद्यालय बनाया जाएगा और वह कहाँ बनाया जाएगा? लाहौर में। किसके द्वारा बनाया जाएगा? विष्णु दिगंबर पालुस्कर के द्वारा बनाया जाएगा। फिर यह विश्वविद्यालय क्या है? 1908 में यह ट्रांसफर होकर के बंबई में आ जाएगा। फिर यह बाद में इसका केंद्र इस 1908 में एक केंद्र बन जाएगा बंबई में। फिर आगे चल करके इसका केंद्र 1908 के बंबई के बाद फिर यह केंद्र बना दिया जाएगा दिल्ली में। तो याद रखिएगा यह आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन है और आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन जो पूछा गया है बहुत सारा पूछा गया था। मैं बोला कि हिस्ट्री से कम 15 क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोगों ने 14 क्वेश्चन तक का डिस्कशन कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और भी है जो वह किससे रिलेटेड है? वो आपको पुनर्जागरण आंदोलन से रिलेटेड है और उसमें भी राजा राम मोहन राय से वह क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग जो यह राजा राम मोहन राय से रिलेटेड क्वेश्चन है, पुनर्जागरण से पूछा गया है यूपीएससी में और यह 15 नंबर क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय के विषय में एक क्वेश्चन दिया गया है और इसमें 2 कथन दे दिया और बोला कौन सा कथन सही है गलत उसमें देखना है।
पहला कथन दिया हुआ है, उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। तो प्राच्य जो था उसके प्रति पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांत के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। कहने का मतलब हुआ कि भारत में जो दार्शनिक थे, राजा राम मोहन राय क्या थे, एक आध्यात्मिक और दार्शनिक थे। वो विभिन्न भाषाओं के जानकार थे। वो भारत में और विश्व में बहुत सारे लोकतंत्र के समर्थक भी थे और वह वैज्ञानिक भाषा, कहने मतलब अंग्रेजी भाषा या संस्कृत भाषा, सभी की वो जानकार थे। इसीलिए वो एक दार्शनिक सिद्धांत के प्रति अत्यंत ही अनुराग और समादर थे। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तक सभी पुरुषों महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। यह स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। उनका विचार था क्या कि भारत के जितने भी लोग हैं वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर काम करें, चाहे वह पुरुष हो या महिलाओं हो, उनकी मानवीय गरिमा और सामाजिक समानता के सिद्धांत को माने। तो यह दोनों ही स्टेटमेंट दे दिया गया है। अब इसमें पूछ रहा है क्या कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए में ऑप्शन दिया केवल ए, बी में ऑप्शन दिया केवल 2, सी में ऑप्शन दिया 1 और 2 दोनों, डी में ऑप्शन दिया ना तो 1 और ना ही 2। यह दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इसीलिए क्योंकि राजा राम मोहन राय एक आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं, पुनर्जागरण का जनक माने जाते हैं और भारत में पत्र पत्रिकाओं का भी जनक माने जाते हैं। तो एक कहने का मतलब यह हुआ कि सामाजिक सुधार के बड़े समर्थक थे और इसके साथ साथ आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के बहुत बड़े समर्थक थे। राजा राम मोहन राय ने अपने जो भी सामाजिक सुधारात्मक कार्य किए वह अंग्रेजी शिक्षा को भी महत्व देते थे। अंग्रेजी शिक्षा को बोलते थे क्या कि यह एक प्रकार का वैज्ञानिक शिक्षा है। इसीलिए वैज्ञानिक यहाँ बताया भी गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की उन्होंने बात भी कहे हैं, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों के उसके गरिमापूर्ण सम्मान प्राप्त हो सके। उनका जीवन जो है वह सामाजिक जो है गरिमा समता के सिद्धांत पर आधारित हो। यह राजा राम मोहन राय का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अभी हम लोगों ने क्वेश्चन जो देखे हैं वो आधुनिक भारत का देख लिए, प्राचीन भारत का देख लिए और मध्यकालीन भारत का। और सभी यूपीएससी में लगभग में 15 क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है मैंने सभी बता भी दिए। सेक्शन से पूछा गया, आपको सभी सेक्शन का मैं डिस्कस भी करते चले गए। उससे एक्स्ट्रा नॉलेज जो होना चाहिए, ये इससे पहले भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया, उसके विषय में मैंने भी आपको बता दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हिस्ट्री का क्वेश्चन था, जीएस का, यूपीएससी का 25 मई 2025 का पेपर है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक में देखेंगे वो पॉलिटी का क्वेश्चन देखेंगे। पॉलिटी में किस सेक्शन से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है उसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं और भी बताना चाहता हूँ कि आधुनिक भारत का बहुत सारा टॉपिक में वीडियो बना करके अपने चैनल पर छोड़े हुए हैं। आप उस चैनल पर जाएं और कम से कम इन सभी वीडियो को देखेंगे तो ये बहुत सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन वहाँ मिलेगा। गांधी तक का है, कांग्रेस का भी वीडियो डाला गया है, पॉलिटी का बहुत सारा वीडियो डाले हुए हैं। आप वहाँ जाएंगे और चैनल को देखें, उसको सब्सक्राइब भी करें और लोगों को शेयर भी करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ उसमें टोटल आपको करंट अफेयर भी जुड़ा हुआ है, साथ साथ में ऐड करके बता रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर पॉलिटी के लिए क्वेश्चन के लिए मैं अलग से क्वेश्चन कलेक्ट करके फिर आपके पास उपस्थित होऊंगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।